मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को अचानक से नैनीताल पहुंचे, जहां अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सीएम धामी ने राज्य के विकास में अपनी भागीदारी और बेहतर करने के संदेश दिए हैं। अब इस दौरान राज्य में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर सीएम धामी ने कहा है कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, कानून का राज स्थापित करें। कई बार कुछ विषयों का कोर्ट संज्ञान लेता है तो हम माननीय न्यायालय का पूरा सम्मान करते हुए हमारा प्रशासन उस दिशा में भी काम करता है। हमारा प्रयास रहेगा देवभूमि के अंदर शांति स्थापित हो, कानून का राज ठीक प्रकार से चले, क्योंकि हमारा पर्यटन प्रदेश भी है। तीर्थालु श्रद्धालु बड़ी संख्या में देश भर के लोग आते हैं। उनको देवभूमि सुरक्षित और शांत महसूस होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए राज्यवासियों को भी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को हल्द्वानी दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने एक हफ्ते तक चलने वाले सहकारिता मेले में हिस्सा भी लिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सहकारिता से जुड़े हुए किसानों, स्वयं सहायता समूहों के लोगों से मुलाकात की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि सहकारिता का फायदा गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। ये जो सहकारिता मेले हैं, इन मेलों में हमारे जो बहुत अच्छा, जिनके अंदर योग्यता भी है, क्षमता है, प्रतिभा है, स्थानीय उत्पादन करने वाले हैं, महिला स्वयं सहायता समूह हैं, अन्य प्रकार के जो सिलाई बुनाई के क्षेत्र में हैं, मिलेट्स के क्षेत्र में हैं, बहुत सारे व्यंजनों से लेकर अनेक प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। उन सबको एक बड़ा अवसर मिलता है। उधर बुधवार को देहरादून सचिवालय में सीएम धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जिसमें 11 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मोहर लगाई है। कैबिनेट ने महिलाओं को रात्रि पाली में यानी कि नाइट शिफ्ट में काम करने की मंजूरी दे दी है। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कार्य करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए महिला कर्मियों को लिखित में सहमति देनी होगी। अभियोजन विभाग में 46 नए पदों की मंजूरी दी गई है। अभियोजन विभाग में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के लिए देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल जिलों में एपीओ यानी कि असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के 46 नए पदों की मंजूरी दी गई है, जिससे कोर्ट में मामलों की पैरवी और अधिक मजबूत होगी। इसके साथ ही आपको बताएं कि वन्यजीव संघर्ष में मृत्यु पर अब 10 लाख का मुआवजा मिलेगा। अभी तक ये मुआवजा पहले 6 लाख रुपए दिया जाता था, लेकिन अब इसकी बढ़ा दी गई है रकम। दिवंगत पूर्व विधायक दिवाकर भट्ट को भी श्रद्धांजलि दी गई। बैठक से जो मानव वन्यजीव संघर्ष में जो मुआवजा राशि थी, उसको पहले 6 लाख रुपए मिलती थी, उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए किया गया है। जो नई श्रम संहिता कानून है, उसको भी राज्य में लागू करने के लिए सहमति दी गई है। साथ ही साथ शिक्षा विभाग से संबंधित मामले जो थे, न्यायालय में विचार, माननीय न्यायालय ने जो भी आदेश दिए थे, उनके संबंध में पुनः परीक्षण करने के निर्देश दिए गए। कांग्रेस भले ही 2027 के चुनाव की तैयारियों में जुट गई हो, लेकिन उसके आगे एक नहीं बल्कि कई चुनौतियां हैं। विधानसभा की कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट 2022 के बाद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बदली परिस्थितियों में भले ही सेकेंड लाइन तैयार हो रही हो, लेकिन उन पर भी बीजेपी की नजरें टिकी हैं। रिपोर्ट देखिए। दो 2027 में होने वाला उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव कुछ खास है। बीजेपी राज्य की सियासत में हैट्रिक बनाकर इतिहास रचना चाहती है और कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी का रास्ता तलाश रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए ये राह आसान नहीं है। कई सीटें ऐसी हैं जहां उसे एकदम नए चेहरों के साथ मैदान में उतरना होगा, क्योंकि जिन नेताओं पर वो कभी दांव लगाती थी, बीजेपी उन्हें काफी पहले अपने पाले में ले जा चुकी है। टिहरी में किशोर उपाध्याय, दिनेश धनय, धन सिंह नेगी अब बीजेपी में हैं। ये तीनों कभी कांग्रेस के चेहरे हुआ करते थे। धनौल्टी में कांग्रेस कैंडिडेट रहे जोत सिंह बिष्ट अब बीजेपी में हैं। पुरोला में राजेश जुआठा, मालचंद, राजकुमार भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। डीडीहाट में प्रत्याशी किशन भंडारी अब बीजेपी में हैं। भीमताल और काला ढूंगी के कैंडिडेट भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ये तो हमारी इस बात को सत्यापित करता है कि वो चोरी से चुनाव जीतते हैं, चाहे वो वोट चोरी से और चाहे वो कैंडिडेट चोरी से। मतलब उनको अपने कैंडिडेट पे भरोसा नहीं है, वो हमारे कैंडिडेट पर नजर है
कि सेकंड लीडरशिप को हम चोरी करेंगे और तब चुनाव जीतेंगे। मैं प्रदेश की जनता का आह्वान करना चाहता हूं कि इन चोरों को सबक आपकी ताकत सिखा सकती है। कांग्रेस के आगे चुनौती सिर्फ सत्ता में वापसी की ही नहीं है, बल्कि अपने नेताओं को पार्टी में टिकाए रखने की भी है। इन दिनों कांग्रेस में बैठकों का दौर तेज है, रणनीति पर मंथन जारी है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को नेता खोजे नहीं मिलेंगे। आने वाले चुनाव तो कांग्रेस की स्थिति होगी, जो बचे खुचे के नाम के नेता हैं वो भी पार्टी छोड़ देंगे, क्योंकि डूबते हुए जहाज पर कोई सवारी नहीं करना चाहता। कई नेता हमारे भी संपर्क में हैं, वो समय का इंतजार कर रहे हैं और आने वाले समय में कांग्रेस की स्थिति पिछली बार से भी बुरी होने वाली है, यह मैं कहना चाहता हूँ। 2027 का ये चुनाव सिर्फ कुर्सी का नहीं, साख, रणनीति और संगठन की असली परीक्षा बनने जा रहा है। बीजेपी अपनी हैट्रिक के नारे के साथ मैदान में है और कांग्रेस अपने बिखरते कुनबे को समेटकर वापसी की जंग लड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में विशेषकर गढ़वाल क्षेत्र में मानव वन्यजीव संघर्ष के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसमें कई लोग घायल हुए तो कई को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। मुलदार के साथ भालुओं के भी हमले बढ़ गए हैं। बीजेपी के गढ़वाल सांसद ने इन समस्याओं को लेकर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है और उन्हें इस समस्या के बारे में बताया। साथ ही कहा कि भारतीय वन्यजीव संस्थान या दूसरी संस्थाओं से मानव वन्यजीव संघर्ष पर एक विस्तृत अध्ययन कराया जाए। आज मैं इस विषय को लेकर देश के जो हमारे वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी, उनसे मैं आज मेरी मुलाकात हुई है और मैंने उनसे कुछ चीज़ों के लिए सहयोग के लिए उनसे मैंने बात की है। मैंने उनसे ये भी कहा कि आप जो गढ़वाल लोकसभा है, इसमें जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, इसको लेकर WII और जो भी दुनिया की अन्य एजेंसीज हो सकती हैं, उनसे एक तुरंत अध्ययन कराने की ज़रूरत है कि ये पिछले दिनों में कितना क्यों बढ़ा है। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था, जिसमें अकेले देहरादून में 55,000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं, जिसमें 53 लोगों ने लिव इन रिलेशनशिप के लिए आवेदन किया, जबकि सिर्फ 50% को ही स्वीकृति मिली है। 11 महीने पहले राज्य सरकार ने UCC को प्रदेश में लागू किया था। UCC में कई ऐसे प्रावधान थे जिसको सरकार ने कानूनी जामा पहना दिया। करीब 11 महीने बाद स्थिति ये है कि UCC के तहत अकेले देहरादून में 55,301 आवेदन आए, जिसमें से 52,392 स्वीकृत हुए हैं। शादी के लिए 40,794 एप्लीकेशन को स्वीकृत किया गया। लिव इन रिलेशन के लिए सिर्फ 28 जोड़ों को ही स्वीकृति मिली, जबकि 24 को एप्लीकेशन इसलिए रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि उनके पेरेंट्स की सहमति नहीं मिल सकी थी। हमारे एप्लीकेशंस प्राप्त हुई थी, जिसमें से मोर देन 52,000 हमारे जो प्रकरण हैं वो निस्तारित भी किए जा चुके हैं। तो जानकारी लोगों में बढ़ रही है और एक महसूस हो रही है ज़रूरत कि इसमें अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आगे आने वाले फिर कहीं स्कीम से वो वंचित भी रह जाएंगे। जो उनके एसेंशियल सिटीजन सर्विसेज हैं वो बाधित हो जाएंगी, तो इसलिए उनको पहले फैसिलिटेट किया जा रहा है। USC में रजिस्ट्रेशन के आंकड़े बताते हैं कि युवा अब खुले तौर पर UCC को स्वीकार करने लगे हैं, जो मानते हैं कि जिस तरह की घटनाएं पिछले कुछ समय में देखने को मिली हैं, उसके बाद जरूरी है कि पेरेंट्स को भी पूरी जानकारी मिल सके। महिलाएं आपको विरोध करते हुए बुरखे में नहीं दिखेंगी और सबसे जरूरी बात यही है कि लिव इन रिलेशनशिप वाला जो फैक्टर है, लोगों की ही जो है डिमांड जो है उठकर आई थी। अदरवाइज ऐसा कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी स्टैंड नहीं था जो लिव इन रिलेशनशिप को जो है लाया जाए। के लिए एक कदम उठाया गया है जिससे कि हर चाहे महिलाएं हों चाहे बच्चे हों कि वो एक ऑन रिकॉर्ड सब चीजें उनके रिलेशंस की रहें, चाहे वो लिव इन रिलेशन हो, चाहे मैरिज हो, चाहे डिवोर्स हो, चाहे चाइल्ड अडॉप्शन हो। तो माता पिता इस तरीके से एक तरह से उनको एक संतुष्टि मिली है। उत्तराखंड में एक लंबी एक्सरसाइज के बाद UCC को लागू किया गया, जिस पर सरकार ने कई विशेषज्ञों के सुझाव और सहमति के बाद
समान नागरिकता संहिता को लागू करने का फैसला लिया और अब इसके रिजल्ट भी दिखने लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। खबर चमोली से अगली, जहां पर छेकुड़ा गांव में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी महावीर की सोमवार को अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी ने पत्नी पर पत्थर से वार करके उसकी हत्या कर दी। और देखिए, शव को भी ठिकाने के लगाने के लिए नाले में पत्थर बांधकर छुपा दिया। लेकिन इस बीच पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है और हत्या का खुलासा करते हुए पति ने ही पत्नी की हत्या की है, ये बात स्पष्ट कर दी है। देहरादून में 3 तलाक का चौंकाने वाला एक मामला सामने आया। दहेज के लालची शौहर ने बीवी को फोन पर 3 तलाक दे दिया। वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। शादी के बाद बसाए घर को बेचकर ये फरार हो गया है। वजह जानिए इस रिपोर्ट में। शादी के कुछ ही महीनों में एक विवाहिता दहेज की मांगों में बुरी तरह फंस गई। स्कॉर्पियो की मांग, मारपीट, धमकियां मिली। दहेज में मिली बाइक और जेवर को पति नईम ने बेच दिया। आरोप है कि नईम अपनी पत्नी पर दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता था। इसी बीच उसने वो घर भी बेच दिया जिसे विवाहिता ने अपना भविष्य समझकर अपनाया था। वहीं पीड़िता ने जब अपने शौहर पर यूसीसी में शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए दबाव बनाया तो आरोपी पति ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। वहीं हालात ज्यादा बिगड़ने पर 2 नवंबर को आरोपी पति ने फोन पर 3 तलाक कह दिया, जिसके बाद अब पीड़ित परिवार सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। 6 महीने मेरी शादी को, 10 मई को मेरी शादी हुई थी। 6 महीने हो गए शादी को और मुझे दहेज के ऊपर बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। वो मुझे 2 नवंबर को मेरी बहन के घर छोड़कर गए थे। वहाँ पर उन्होंने मुझे 3 तलाक बोला था और मैंने घर में किसी को नहीं बताया। मेरी बहन थी, उन्होंने सुन लिया था। उनकी बहन बोलती थी भाई हम कहाँ फंस गए, हमें कुछ सामान नहीं मिला। तब पहले तो 6 महीने तक मतलब इनको प्रताड़ित किया जा रहा था जहेज के प्रति। दहेज में? हाँ जी। फिर उसके बाद इसने, लड़की ने बोला, आयशा ने नईम से बोला कि आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तो रजिस्ट्रेशन का नाम सुनने के बाद उसने इससे मार पिटाई और मतलब इससे जो भी लड़ाई झगड़ा करके इसको छोड़ दिया, मतलब धक्का मुक्का करके बाहर छोड़ गया। फिर उसने अपने भाई बहन को बोला कि फोन किया इसने, तो वो इसको लेकर गए। शिकायत के बाद पुलिस ने नईम, इरशाद और नईमा पर केस दर्ज कर लिया है। सभी आरोपी घर बेचकर फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश तेज कर चुकी है। उसके पति द्वारा 6 माह शादी के उपरांत ही उसको 3 तलाक कहकर उसको घर से निकाल दिया गया। साथ ही साथ जिस घर में वो अपने पति के साथ निवासरत थी, उस घर को भी उसने एक अपने परिचित को भेज दिया, जो परिचित थी उसकी शादी में एक मध्यस्थता के रूप में उसने शादी कराई थी। और भी अन्य आरोप इसमें पीड़िता द्वारा लगाए गए प्रार्थना पत्र, जिसमें मुस्लिम महिला विवाह के अधिकारों अधिनियम के तहत 2019 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। दहेज, धमकियों, शारीरिक शोषण और फोन पर 3 तलाक का मामला कई गंभीर सवाल खड़े करता है। पीड़िता न्याय की मांग पर अडिग है और अब नजरें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हैं। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। कुमाऊं मंडल की आईजी रिद्दीम अग्रवाल के निर्देश पर यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पुलिस सख्त अभियान यहां पर चलाकर कार्रवाई कर रही है। रुद्रपुर और ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने रुद्रपुर डिग्री कॉलेज के पास में बॉर्डर पर बैरियर लगाकर यूपी से आने वाले हर वाहन की चेकिंग की है। और इस दौरान पुलिस काली फिल्म वाली गाड़ियां जो हैं, उनके हूटर वाली गाड़ियां जो हैं या तेज तर्रार लाइट लगी हुई गाड़ियां जो हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। यह अभियान लंबे समय से चल रहा है। न सिर्फ गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, बल्कि उन दुकानों पर भी छापा पड़ रहा है जहां पर गाड़ियों को हाईटेक बनाने के लिए साधन बेचे जाते हैं। आज रुद्रपुर रामपुर बॉर्डर यूपी में हमारी चेकिंग चल रही है। रामपुर बॉर्डर से आने वाले जो वाहन हैं जो रुद्रपुर एंट्री कर रहे हैं और रुद्रपुर से जाने वाले वाहन दोनों को चेक किया जा रहा है। समय समय पर यह अभियान चलाया जा रहा है और
अच्छी चेकिंग की जा रही है। उसमें BDS, CPU और ट्रैफिक की टीम्स लगी हुई हैं। यहाँ पर संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वस्तु, संदिग्ध वाहन की चेकिंग की जा रही है और कोई ऐसे वाहन या वस्तु जो संदिग्ध है उनको चेक किया जा रहा है और उनका चालान किया जा रहा है। देहरादून से अगली खबर है, जहां पर राजाजी टाइगर रिजर्व के चीला रेंज में आजकल पर्यटकों को हाथी सफारी करवाई जा रही है, क्योंकि अब देखिए सीजन शुरू हो चुका है। हाथी सफारी के दौरान 2 मादा हाथी आजकल आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं। राधा और रंगीली इन नामों के ये जो हाथी हैं, पालतू मादा हाथी रोजाना सुबह और शाम पर्यटकों को सफारी करा रहे हैं। राजाजी का चीला रेंज टाइगर और दूसरे जानवरों के दीदार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ राधा और रंगीली सुबह और शाम देखिए अपनी ड्यूटी निभाते हुए लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं और सफारी करा रही हैं। बीते कुछ सालों में पिथौरागढ़ में फिश फार्मिंग लगातार परवान चढ़ी है। आलम यह है कि गांव में सैकड़ों लोग अब मछली उत्पादन से जुड़ गए हैं। फिश फार्मिंग के परवान चढ़ने पर अब लोगों को रोजगार तो मिल ही रहा है, साथ ही शौकीनों को फ्रेश मछली भी मिल रही है। खासकर हिमालय ट्राउट जैसी प्रजाति की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों में फिश फार्मिंग की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। ऐसे में अब ये संभावनाएं परवान भी चढ़ रही हैं। खासकर पिथौरागढ़ में बीते सालों में मछली का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। आलम ये है कि अभी जिले में 350 से ज्यादा रेसवे मौजूद हैं। एक रेसवे में 1 टन का उत्पादन आसानी से हो रहा है। यही नहीं, फिश फार्मिंग परवान चढ़ने से सैकड़ों लोगों को अपने घर पर ही रोजगार भी मिल रहा है। मछली उत्पादन को परवान चढ़ाने में फिशरीज डिपार्टमेंट का अहम रोल रहा है। हमारे पास जिले में 350 के आसपास रेसवेज हैं और 150 लोग इस परियोजना से हमारे जुड़े हुए हैं। और अगर उत्पादकता हम प्रति रेसवेज की बात करें तो अच्छे, अगर बहुत ठंडा पानी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में है तो वहां पर हमारा लगभग जो है 1 टन एक रेसवे में जो है उत्पादक निकल जा रहा है। जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में जहां जमकर हिलालिया ट्राउट का उत्पादन हो रहा है, वहीं निचले इलाकों में ग्रास, कॉमन, रोहू और कतला जैसी प्रजातियों के जरिए फिश फार्मिंग हो रही है। स्थानीय स्तर पर मछली उत्पादन से बाहरी जिलों पर निर्भरता भी काफी कम हो गई है। आलम यह है कि अब कईयों ने फिश प्रोडक्ट के आउटलेट भी खोल दिए हैं, जहां मछली के शौकीनों को सभी प्रजातियों की फ्रेश मछलियां तो मिल ही रही हैं, साथ ही मछलियों का अचार, फिश मोमो, फिश पापड़, फिश बॉल्स, फिश फिंगर और फिश कटलेट जैसे डिश भी शौकीनों का स्वाद बढ़ा रहे हैं। मछली पालन की बहुत अपार संभावनाएं हैं। जो हमारा पिथौरागढ़ जिले में डुंगरी गांव है, वो तो पूरा मत्स्य पालक, वहाँ पे सब लोग मत्स्य पालक ही हैं। और दूसरे नंबर पे हमारा मेल डुंगरी गांव भी है सर, जिसमें सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था मछली पालना। तो आज की डेट में वहाँ भी 15-20 मत्स्य पालक हैं। बीते कुछ सालों में भले ही फिश फार्मिंग में अच्छा उछाल आया हो, बावजूद इसके भविष्य में भी यहाँ मछली उत्पादन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। बस जरूरत है तो लोगों को इससे जोड़ने की, ताकि रोजगार के नए दरवाजे भी खुलते रहें। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ के धरचूला से खबर, जहां पर विधायक हरीश धामी ने उनके क्षेत्र में कराए जा रहे कामों की सीबीआई जांच की मांग की। विधायक का आरोप है कि कामों में जमकर धांधली हो रही है। साथ ही विधायक ने उनके बीजेपी नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करने की चेतावनी दी है, जो उनके खिलाफ निराधार आरोप लगा रहे हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि आपने धारचूला मुंशियारी के लोगों की पीड़ा को देखते हुए आपने धन दिया है, लेकिन आपके ही नाम पर कुछ लोग आपको बदनाम करने के लिए उस योजना को पलेता लगा रहे हैं। उधर रुड़की के बिरानकलीर इलाके में अवैध मजार पर बुलडोजर चला। अवैध मजार पर बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर पुलिस फोर्स की निगरानी में हुई है। मजार को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। जॉइंट मजिस्ट्रेट सीओ के साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती थी जिस वक्त बुलडोजर एक्शन में। ये हमने सीलिंग का भूमि था, वो सरकार में अभी स्वास्थ्य विभाग को आवंटित वाला भूमि में मजार का निर्माण हो चुका था। उसमें हमने पेपर के तौर पे उनको पूरा टाइम देते हुए कोर्ट का गाइडलाइंस के अनुसार
अपने आप हटाने के लिए भी नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद आज डेट तय करके पुलिस और प्रशासन ने उसको हटाते हुए और मार्किंग करके स्वास्थ्य विभाग को भी आवंटित करने का कार्रवाई की। उधर विकासनगर से खबर, जहां एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन हुआ है। छरबा में अवैध रूप से 100 बीघे में काटी गई अवैध प्लॉटिंग तो बुलडोजर से यहां पर तोड़ा गया है और इसे यहां तहसील प्रशासन को अवैध प्लॉटिंग की शिकायत मिली थी, जिसके बाद तहसील प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंच गई और अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई। खबर हरिद्वार से है, जहां पर कृषि भूमि पर अवैध रूप से की जा रही प्लॉटिंग पर HRDA का बुलडोजर चला है। सराय इक्कड़ रोड पर अरविंद त्यागी नाम के व्यक्ति की ओर से खेत में मानकों को ताक पर रखकर प्लॉटिंग की जा रही थी। प्राधिकरण की ओर से प्लॉटिंग कर रहे शख्स को नोटिस भी दिया गया, बावजूद इसके प्लॉटिंग नहीं रुकी तो बुलडोजर एक्शन हुआ। देहरादून से अगली खबर, जहां पर अतिक्रमण ना हटा पाने पर अधिकारी नप गए। डीएम ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का फैसला लिया है। डीएम ऑफिस में फॉरेस्ट, सिंचाई और इसके अलावा सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों की मीटिंग की गई थी, जिसमें सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण हटाने की डेडलाइन तय करने को कहा गया। उस डेडलाइन तक अगर अतिक्रमण नहीं हट सका तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। जो डिपार्टमेंट्स और अधिकारी इसमें रुचि नहीं ले रहे या इनएक्टिव हैं, इनडिसाइसिव हैं, उनके अगेंस्ट पहले भी कार्रवाई की गई है और आज फिर वार्न किया गया है कि उसमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन उनके अगेंस्ट इनिशिएट होगा, चाहे किसी भी लिमिट तक जाना पड़े। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ी ये बड़ी खबर है। यहां पर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीसीएल ने विवादों के बाद स्मार्ट मीटर लगाने का काम रोक दिया है। यूपीसीएल सोर्सेज की माने तो स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदेश के कई लगातार जो लोग हैं वो इसके खिलाफ खड़े हुए हैं और उपभोक्ता शिकायत कर रहे हैं, बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। अब इसी वजह से फैसला लिया गया है। स्मार्ट मीटरों को लेकर जबरदस्त राजनीति भी देखी गई है। उधर उधम सिंह नगर जिले के कांग्रेस के विधायक तिलक राज बेहड़ ने मीटर तोड़ दिए। विधायक ने यूपीसीएल के कदम को असंतोष उस पर जताया और सवाल किया कि यूपीसीएल फजीयत होने का इंतजार क्यों कर रहा है। स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए, विरोध किया था। सड़क से लेकर पहले मीटर तोड़े, फिर सड़क पे लड़ाई लड़ी, फिर वहां तक गए विधानसभा तक, और आज सरकार पुनर्विचार करने को एमडी तैयार है। कह रहे हैं कि इसके बिल ज्यादा आ रहे हैं, हम इसकी जांच करेंगे। अरे बिल तो आएंगे ही ज्यादा, ये मीटर ही इसी टाइप का बना हुआ है लूटने के लिए। ये जनता की लड़ाई की पर मोहर लगी है, ये जनता की लड़ाई है जो जीती गई है और आगे भी फिर दोबारा लड़ाएंगे तो फिर इस लड़ाई को लड़ा जाएगा।